हेलो बच्चों, इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट। हमारी जो यूनिट चल रही है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं एटॉमिक मास। ये है क्या एटॉमिक मास? तो देखो, एटॉमिक मास एक्चुअल में किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी संख्या, वो कितने नंबर में है, उनकी संख्या का सम है। मतलब हम ये कहें कि एटॉमिक मास इज द सम ऑफ total number of protons and neutrons present in nucleus of an atom। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं उनको जोड़ दिया जाए, वही क्या है? एटॉमिक मास। तो यही लिखा है मैंने कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ एन एटम। परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही क्या है? परमाणु द्रव्यमान। तो अगर हम ये कहें कि एटॉमिक मास ए है, इसका सिंबल है ए, परमाणु द्रव्यमान ए है, तो ये हम क्या लिखेंगे कि इट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन। तो इस तरह से परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या का योग है, मतलब ए इक्वल टू पी प्लस एन। अगर हमें पी कैलकुलेट करना है तो हम ए में से एन माइनस कर दें। अगर हमें एन कैलकुलेट करना है तो ए में से पी, अर्थात ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमें एटॉमिक मास में से जो मास नंबर है उसमें से न्यूट्रॉन नंबर माइनस कर दो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाएंगे। न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो एटॉमिक मास में से आप प्रोटॉन नंबर माइनस कर दो, ठीक है। तो इस तरह से जो एटॉमिक मास नंबर है उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि एटॉमिक मास टोटल सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में कितना भी चेंज कर दें, चाहे एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, चाहे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इसके किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास में या मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये है कि एक ही एलिमेंट का कैटाइन हो या एनाइन हो या न्यूट्रल एटम हो, अगर आपसे एटॉमिक मास पूछा गया है तो ध्यान रखें कि एटॉमिक मास तीनों का सेम आएगा। मतलब हम ये कहें यहां पर कि एटॉमिक मास ऑफ all species of, ठीक है, एन एलिमेंट। मतलब ये है कि कैटाइन, एनाइन और एटम। जैसे यहां पर लिख दूं मैं ऑक्सीजन माइनस, यहां लिख दूं ऑक्सीजन प्लस, यहां है ऑक्सीजन माइनस और यहां है ऑक्सीजन। अगर मैं कहूं इसका एटॉमिक मास 16 है तो इसका भी 16 होगा, तो इसका भी 16 होगा। मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, ऐड कर दो, एटॉमिक मास में नंबर में, एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ऑक्सीजन प्लस है तो 16 है, माइनस है तो भी 16 है, और ये है न्यूट्रल है तो भी 16 है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का सम है। जो ये चार्ज आता है किसी भी स्पीसीज पर, एटॉमिक स्पीसीज पर, वो केवल इलेक्ट्रॉनों के ऐड होने या रिमूव होने से आता है। तो चूंकि एटॉमिक मास में कहीं भी इलेक्ट्रॉन का कोई जो है सम नहीं दिख रहा, कहीं पर कहीं यूज नहीं है, इसलिए आपको प्लस माइनस कोई भी चार्ज लगा दिया गया हो, कोई भी स्पीसीज कैटाइन एनाइन ले ली गई हो, एटॉमिक मास आपसे पूछ ले तो आपको केवल एटॉमिक मास जो एलिमेंट का है वही लिखते जाना है। समझ गए ना? अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, तो पहले आप इसे नोट कर लें। तो बच्चों आप समझ गए ना कि किसी भी तत्व का परमाणु भार जो है वो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने या निकलने से चेंज नहीं आएगा। अर्थात एक ही तत्व का चाहे धनायन हो, ऋणायन हो या उदासीन परमाणु हो, धनावेश, ऋणावेश या उदासीन परमाणु है, परमाणु भार सेम होगा। जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, तो चाहे ऑक्सीजन प्लस हो, चाहे ऑक्सीजन माइनस हो, चाहे ऑक्सीजन हो, तीनों का एटॉमिक मास 16 है तो 16 ही रहेगा। समझ गए ना? तो आप इसे नोट कर लें।
देखो एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे ये लिखा है 6 कार्बन 12, इसमें बोला क्या कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया गया, इंक्रीज बाय ट्वाइस, और जो प्रोटॉन्स हैं उनको हाफ कर दिया गया, समझ गए ना, एंड प्रोटॉन डिक्रीज बाय हाफ, व्हाट द परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक मास। तो वो पूछ रहा है कि परमाणु भार में, एटॉमिक मास में कितना परसेंट का चेंज आया। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो आधे कर दिए, सॉरी 2 गुने कर दिए गए, तथा प्रोटॉन आधे, तो परमाणु भार में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। ठीक है, तो देखो इनिशियल पहले क्या था, प्रोटॉन 6 थे, इसमें से माइनस कर दोगे न्यूट्रॉन 6 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन भी 6 थे, एटॉमिक मास कितना हो गया 12। अब आफ्टर चेंज, जब आपने उसमें चेंज किया, उसका रिमूवल किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, तो प्रोटॉन तो हो गए 3 क्योंकि हाफ कर दिए गए, न्यूट्रॉन तो 6 ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया, इलेक्ट्रॉन डबल कर दिए गए तो 12 हो गए। तो अब यहाँ पर एटॉमिक मास कितना हो गया 9। तो अब अगर हम ये देखें कि टोटल चेंज कितना आया, मास में क्या चेंज आया, तो 12 में से 9 तो 3 का चेंज आया, तो टोटल परसेंटेज चेंज कितना आ गया, तो 12 में 3 का चेंज आ रहा है, तो 100 में कितना आ गया, तो कितना हो गया 25%। अगर मैं कहता कि न्यूट्रॉन भी हाफ कर दिए गए होते तो ये 50% चेंज आ जाता। तो इस तरह से आपने देखा इलेक्ट्रॉन चाहे डिक्रीज हो या इंक्रीज, ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं आता, चेंज आएगा तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर में चेंज होने से आएगा। तो आप इसे नोट करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो है एटॉमिक नंबर जेड, परमाणु संख्या या क्रमांक। तो देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के, एटम के जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या बोला गया है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अर्थात P, अर्थात Z इक्वल टू P। अगर हम किसी एलिमेंट के सिंबल में देखें कि एटॉमिक नंबर कहाँ पे होता है, एटॉमिक मास, तो ध्यान रखें यहाँ जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ जो लिखा होता है सिंबल के साथ जो भी वैल्यू लिखी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो होती है एटॉमिक मास, और ये उसका सिंबल है। जैसे ये लिखा है तो ये है कार्बन 6 कार्बन 12, तो यहाँ पर आप देखें कि एटॉमिक मास कितना हो गया 12, नंबर कितना हो गया 6, क्योंकि प्रोटॉन और Z बराबर होंगे तो 6 हो गया। न्यूट्रॉन निकालना है तो इसमें से एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, और इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन्स उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम में। तो इस तरह से मैंने आपको एटॉमिक नंबर बताया, तो पहले आप इसे नोट करें। देखो एक है मोजले इक्वेशन, मोजले ने, ठीक है, क्या किया था, डिटरमाइन एटॉमिक नंबर। देखो अभी हमने कैथोड रेज में पढ़ा, देखा था कि कैथोड रेज, ठीक है, स्ट्राइक विद मेटल सरफेस प्रोड्यूस एक्स रेज। मतलब जब कैथोड रेज किसी मेटल सरफेस से स्ट्राइक होती हैं, टकराती हैं, तो एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। इसी को बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हुए और इसने, मोजले ने एक रिलेशन निकाला है कि जो एक्सरे निकल रही हैं उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, और जो एलिमेंट जो एंटी कैथोड या जो कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, टारगेट के रूप में यूज किया गया है, उसके एटॉमिक नंबर का एक रिलेशन बताया है। तो क्या किया था मोजले ने, वही किया कि एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन किया, किसके थ्रू, बम्बार्डमेंट, ठीक है, ऑफ कैथोड रेज ऑन दी मेटल, या इसी मेटल या किसी भी एलिमेंट विच एक्ट एज अ एंटी कैथोड। मतलब जो मेटल था, जो उसकी प्लेट बनाई गई या इलेक्ट्रोड बनाया गया, उसे एंटी कैथोड बोला गया। व्हेन जब क्या होती है, एक्सरेज स्ट्राइक, ठीक है, विद एंटी कैथोड प्रोड्यूस एक्सरेज, देन प्रोड्यूस एक्सरेज। तो जब ये कैथोड रेज, जब क्या हुआ कि जो एंटी इलेक्ट्रोड्स था, ठीक है, एंटी कैथोड जो था, जब उससे स्ट्राइक हुई तो क्या बन गई, एक्सरेज। उस एक्सरे की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी
और एटॉमिक नंबर एलिमेंट जो कि एंटी कैथोड के रूप में यूज हुआ है, उनके बीच का एक रिलेशन मोजले ने निकाला और ये रिलेशन कहलाता है मोजले इक्वेशन, जो है रूट न्यू इक्वल टू ए, ठीक है, जेड माइनस बी ब्रैकेट में, जो हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं जहां ए और बी ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये मेटल का या एंटी जो कैथोड है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करते, और जो जेड है वो है एटॉमिक नंबर और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह से मोजले का ये इक्वेशन जो है यह पीरियोडिक टेबल में भी यूज होता है, वहां पर जो इस तरह से मतलब एटॉमिक नंबर का डिटर्मिनेशन किया था मोजले ने, और उसी के बेस पर जो मॉडर्न पीरियोडिक कॉन्सेप्ट बना है, जो प्रिंसिपल बना है, वो इसी इक्वेशन के बेस पर बना है। तो ये था जो है मोजले द्वारा एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करने का मोजले इक्वेशन, तो आप इसे नोट कर लें। तो देखो जो भी मैंने अभी मोजले इक्वेशन में बताया कि मोजले ने क्या किया कि विभिन्न तत्वों या धातुओं की एक प्लेट बनाई जिसे एंटी कैथोड कहा, और उस पर क्या डाला, कैथोड रेज। और हम जानते हैं कि जब कैथोड रेज किसी सतह से टकराती हैं तो वो क्या उत्पन्न करती हैं, एक्स रे। तो इन एक्स किरणों की और किसका, जो कि एक्स किरणों की आवृत्ति या वेवलेंथ और जो एंटी कैथोड यूज किया गया उसके एटॉमिक नंबर का एक मात्रात्मक संबंध दिया, इसी को बोलते हैं मोजले समीकरण, जो है रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी, या हम इसी को ऐसा लिख दें जहां ए और बी स्थिरांक हैं, जेड परमाणु क्रमांक है, न्यू क्या है, एक्स किरण की आवृत्ति। तो समझ गए ना कि मोजले इक्वेशन क्या है, आपको ये याद रखना है। तो ये है एक्सरे की वेवलेंथ के बेस पर एटॉमिक नंबर और एक्सरे की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का एक रिलेशन है, जो कि क्या है, एक मोजले इक्वेशन। तो आप इसे नोट करें। अब देखो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोजले इक्वेशन, मोजले समीकरण का ग्राफीय निरूपण। तो ये इक्वेशन है हमारा, हमने इस फॉर्म में लिखा है इसको, मतलब ए जेड माइनस ए बी, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो अगर हम ये देखें कि ये जो इक्वेशन आया हमारा, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना। तो हम इसको कंपेयर करें तो ये है y, ये है माइनस ए बी जो दिख रहा है, आप देख रहे हैं ए बी, ये इंटरसेप्ट हो गया, और ए जेड ये क्या हो गया, ये तो हो गया, ए तो हो गया स्लोप और एक्स हो गया वेरिएबल, तो सॉरी जेड क्या हो गया, एक एक्स की वैल्यू। तो अगर हम एक ग्राफ लें कि यहाँ पर हमने y एक्सिस और ये है हमारी x, तो यहाँ न्यू और यहाँ जेड, तो इस तरह का एक ग्राफ आएगा। इस ग्राफ का जो ये स्लोप है ये कहलाएगा क्या, एक स्लोप जो a के या tan थीटा a के बराबर है, और ये जो नीचे की तरफ इंटरसेप्ट आएगा, ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ पर जो एक कट मिलेगा, ये है क्या हमारा इंटरसेप्ट। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन के बेस पर z या z के बेस पर न्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू मोजले इक्वेशन गिव स्लोप 45 डिग्री एंड इंटरसेप्ट 1, इफ z 50 देन न्यू क्या है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने मतलब लिखा है मोजले समीकरण के अनुसार प्राप्त सरल रेखा का ढाल है 45 तथा अंतःखंड इकाई है, तो z 50 पर न्यू क्या होगा। और दूसरा है हमारा न्यू इक्वल टू 2500 सेकंड इनवर्स 1045 है, इंटरसेप्ट 1 है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि z क्या होगा। तो पहले आप ये ग्राफ और ये क्वेश्चन लिख लें, मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको दे रखा है, गिवन है z 50, ठीक है, 1045 स्लोप दे रखी है 45 डिग्री की, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, मतलब a इक्वल टू 1 है और a b की वैल्यू इंटरसेप्ट 1 है। इक्वेशन ये है मोजले a z माइनस a b, z a 1 है, z की वैल्यू 50 है, a b की वैल्यू 1 है, तो न्यू, तो ये आ गया 49, तो न्यू आ जाएगा 2401 सेकंड इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, और आपको 1045 मतलब a की वैल्यू दे रखी है, इंटरसेप्ट दे रखा है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51। तो इस तरह से हमें जो है मोजले इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लैम्डा की वैल्यू के बेस पर भी सॉल्व करने होते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से मोजले ने जितने भी उस समय एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे उन सब के एटॉमिक नंबर निकाल दिए थे और उन्हीं एटॉमिक नंबर के बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई थी। तो समझ गए ना आप? तो ये था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। तो अब हम ये तो टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, सी यू।